त्यागी साहब का रुख करूंगा मैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। जहां ईरान के तबरीज शहर में धमाके हुए हैं। तबरीज शहर में एयरपोर्ट के नज़दीक धमाके हुए और इजराइल की ईरान पर एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। तो लगातार इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक जो है वो देखने को मिल रही है। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर लगातार स्ट्राइक जारी है। सर, जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया कि अब स्थितियां अलग हैं, अब ईरान जो है वो भी बैकफुट पर नहीं है, फ्रंट फुट पर आकर वो भी हमलों की तैयारी कर रहा है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो युद्ध एक और खत्म होने की बात की जाती है, तो ये और भी ज्यादा आक्रामक होता हुआ आने वाले दिनों में नजर आएगा? दोनों ही सिचुएशन है सर। दोनों ही सिचुएशन है। यद्यपि ईरान पहले के मुकाबले ताकतवर हुआ है, जी। लेकिन इस बात को कैसे माने कि इजराइल उसके टॉप लीडर्स को पहले मारता है और फिर लड़ाई शुरू करता है। यानी कि जो ओवर्ट ऑपरेशन है उसका ईरान के पास क्या जवाब है। उसके आईआरजीसी के कमांडर को मार दिया जी। गया, उसकी सेना के कमांडर को मार दिया गया, उसके 3 और सीनियर कमांडर को मार दिया गया, उसके 7 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया। और ये हुआ कितने टाइम में? 24 घंटे में। उससे पहले उसके सुलेमानी को मारा गया, उसके प्रेसिडेंट रईसी को मारा गया, वहां पे जो हानिया था उसको मारा गया, जो उसका हिजबुल्ला का चीफ था नसरुल्लाह उसे मारा गया, फिर उसके नंबर 2 को मारा गया, मोहम्मद सिनवार को मारा गया, याह्या सिनवार को मारा गया। कितने कमांडर्स को मारा गया। और अगर इन कमांडर्स को मारने में ईरान नहीं रोक सका तो इसका मतलब कि जो खोमनेई है उनके भी नंबर गिने हुए हैं, दिन गिने हुए हैं। तो अच्छा, ईरान अब लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि ताकतवर है, वो ताकतवर सिर्फ उन मिसाइल्स में है जो उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल उसने बना ली है, जिसके जखीरे को, जिसके मिसाइल के शहर को वो कई बार प्रदर्शित कर चुका है। लेकिन अब आप इधर आइए, इसराइल के अंदर भी तो पहले आयरन डोम था, और आयरन डोम के साथ डेविड स्लिंग था, और फिर एरो 2 और एरो 3 था, यहाँ तक था। यानी कि स्मॉल रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज को कवर करने के लिए। लेकिन अब उसने एरो 4 भी बना लिया है, और एरो 4 के साथ में उसने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी तैयार कर दिए हैं। जी। और फिर एक बात कहो या ना जी। कहो, अमेरिका डेफिनेटली इसराइल के साथ आएगा अगर ईरान अटैक करता है। जब बिल्कुल। तक ईरान अटैक नहीं करता तब तक तो बात और है, तब तक तो अमेरिका कहता रहेगा कि इसराइल ने जो अटैक किया मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन टैसिट अप्रूवल तो अब भी था, बेशक एक्टिव कनाइवेंस ना हो। लेकिन अब अगर ईरान उन बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है तो अमेरिका आएगा। यानी कि जो ऑपरेशन प्रॉमिस टू 3 है उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा रिजल्ट निकल के आएगा। इसराइल इज लाइकली टू डिक्टेट इट्स टर्म। ये तो एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है, ये तो हो गई कि लड़ाई को बढ़ाने की सिचुएशन। लड़ाई को कम करने की सिचुएशन ये है कि जो ईरान है उसने ये कहा कि मैं अमेरिका के बेसिस के ऊपर हमला करूंगा। अमेरिका डर भी गया। अमेरिका ने अपने जो इराक में मिलिट्री बेस था वहां से कुल मिडिल ईस्ट में उसके 40,000 सैनिक है, उसने थिनिंग आउट करना शुरू कर दिया, अपने सोल्जर्स को वापस अमेरिका भेज दिया। अब अगर ईरान ने उनके बेसिस के ऊपर हमला किया, अमेरिका के बेसिस के ऊपर, तब तो अमेरिका रिएक्ट करेगा। और अगर नहीं किया जी। तो जी। फिर अभी छठे दौर की वार्ता बाकी है। बिल्कुल। 5 दौर में तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अब मरता क्या ना करता। जब ईरान को दिखाई देगा कि मैं ऐसी लिमिट पर आया हूं, तो फेस सेविंग के लिए वो कह देगा कि मैंने 600 ड्रोन इसराइल के ऊपर दागे हैं, कुछ मिसाइल बिल्कुल। भी दाग देगा। और फिर बाद में कहेगा कि मैं इस न्यूक्लियर संधि को अपनी शर्तों के ऊपर एक्सेप्ट करता हूं, जी। क्योंकि रशिया बिल्कुल। ये कह चुका है कि हम इसका जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसके लिए एक कंसोर्टियम बनाएंगे, जी। जिसमें हम होंगे, सऊदी अरबिया होगा, कतर होगा। वो उसके एनरिच्ड यूरेनियम को ले लेंगे और शायद इस बात के ऊपर संधि हो सकती है। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से संधि का जिक्र किया आपने, देखना ये दिलचस्प होगा, ये लड़ाई आगे चलकर क्या मोड़ लेती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी